नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अपना मकसद हासिल करने के लिए राजनीतिक दल कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है और ऐसा ही कुछ आरोप लग रहा है अजीत पवार की एनसीपी पर। जी हां, आपको पता है कि इसी साल जून में अजीत पवार ने अपनी चाचा की पार्टी एनसीपी से बगावत की और अपना अलग धड़ा बना लिया और ये धड़ा जाकर बीजेपी के साथ मिल गया और जो राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार है उसमें ये पार्टी भी शामिल हो गई और इस वक्त 3 पार्टियों की सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। लेकिन ना केवल अजीत पवार ने पार्टी में बगावत की बल्कि पार्टी अपने धड़े के असली होने पर दावा भी ठोक दिया कि जो लोग मेरे साथ आए हैं, जो पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, जो नेता मेरे साथ मौजूद हैं, यही असली एनसीपी है। और जो चाचा शरद पवार के साथ जिन्होंने की एनसीपी की संस्थापना की थी, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो असली एनसीपी नहीं है। अब ऐसा दावा इन्होंने चुनाव आयोग के सामने किया है। एक तो अपनी पार्टी को आधिकारिक नाम मिलने का और दूसरा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने का, जो है घड़ी। अब चुनाव आयोग के सामने फैसला हो रहा है और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कि हम ही असली एनसीपी हैं, इन्होंने करीब 2.5 लाख एफिडेविट चुनाव आयोग के सामने पेश किए हैं। ये 2.5 लाख एफिडेविट जो है पार्टी के अलग अलग यूनिट्स के, राज्य भर में जो फैले हुए यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनके पदाधिकारियों के हैं, पार्टी के नेताओं के हैं, कार्यकर्ताओं के हैं। और इनके बूते अजीत पवार गुट ये दावा कर रहा है कि देखिए पूरा संगठन हमारे साथ में ही है और ये उनका हलफनामा है, उस आधार पर आप हमें ही मान्यता दीजिए। अब जब ये 2.5 लाख एफिडेविट जब पेश किए गए चुनाव आयोग के सामने, तो जो दूसरा पक्ष है यानी कि शरद पवार का पक्ष, उन्होंने इसकी स्क्रूटनी की, इसकी जांच की। और अभी जो सुनवाई हुई कल के दिन चुनाव आयोग के सामने, तो उसमें शरद पवार पक्ष के वकील अभिषेक सिंघवी ने यह जानकारी दी और यह कहा कि इन 2.5 लाख एफिडेविट्स में से हमने 20,000 सैंपल्स देखे हैं और इन 20,000 सैंपल्स में से 8,900 सैंपल्स में गड़बड़ी पाई गई है, उसमें हेराफेरी हुई है, फरेब हुआ है। फरेब किस तरह का हुआ है? तो यह पता चलता है कि कई फर्जी हलफनामे दायर किए गए मृत लोगों के नाम पे, जो लोग जीवित है ही नहीं उनके नाम पे हलफनामा है। फिर कई ऐसे हलफनामे हैं जो कि बच्चों के नाम पे हैं, अवयस्क लोगों के नाम पर हैं, उस टाइप के हलफनामे हैं। फिर कुछ ऐसे पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के हलफनामे हैं जो पद कभी पार्टी में हुए ही नहीं, जो पद पार्टी में कभी थे ही नहीं, ऐसे पदों के पदाधिकारियों के हलफनामे हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी, इस तरह की गड़बड़ियां ये अभिषेक सिंघवी ने, शरद पवार के वकील ने चुनाव आयोग के सामने रखी और आरोप लगाया कि ये सीधे सीधे फ्रॉड का मामला है, फॉर्जरी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है और चुनाव आयोग को इस तरह की गलत जानकारी देने के आरोप में अजीत पवार गुट पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये धोखाधड़ी से पार्टी का सिंबल छीनना चाहते हैं, पार्टी का नाम छीनना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन उस पर अजीत पवार गुट ने पलटवार किया और अजीत पवार का कहना है कि इस जैसे तकनीकी मामलों को उठाकर ये शरद पवार का गुट जो है ना, मामले को और डिले कर रहा है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, इससे मामला और खींच रहा है और ये सब आरोप जो है वो ठीक नहीं है। और उनका यह कहना है कि अब चूंकि इस मामले में अब सुनवाई हो रही है जल्दी, तो ऐसे में शरद पवार गुट को ऐसा लगता है कि उनकी मान्यता चली जाएगी और इसीलिए अब इस तरह का पैंतरा आजमाया जा रहा है, हलफनामे के बहाने आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है। इस साल जब जून में बगावत की थी, उसी के बाद से अजीत पवार ने अपनी अर्जी दायर कर दी थी चुनाव आयोग के सामने कि हमें ही असली पार्टी के तौर पर मान्यता दीजिए। और उसकी सुनवाई जो है अभी बीते महीने 6 अक्टूबर से होनी शुरू हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल शिवसेना का भी मामला कुछ ऐसा ही था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और उसके बाद चुनाव आयोग में दावा ठोक दिया कि असली शिवसेना हम ही हैं, जो लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए हैं, जो सांसद, जो विधायक, जो बाकी के पदाधिकारी,
हम सभी असली शिवसेना हैं। तो कई महीनों तक वहां पर भी दलीलें चली, सुनवाई हुई और उसके बाद इस साल फैसला सुनाया गया कि जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे की ही है। यानी कि जिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, शिवसेना बनाई थी, उन ठाकरे का परिवार शिवसेना से बाहर और एकनाथ शिंदे हो गए शिवसेना के असली अध्यक्ष। उनको साथ में चुनाव चिन्ह भी मिल गया, धनुष बाण, जो सालों से शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा है। अब जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, अब उसको अपने नाम के आगे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी लिखना पड़ता है। तो पूरी तरह से नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको चुनाव चिन्ह के तौर पर अब मशाल मिली है। तो ऐसा मामला हुआ है। हालांकि अभी 31 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को फैसला सुनाना है कि वो क्या मानते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है, जो मामला हुआ वो अलग, लेकिन जो हाउस का मामला है, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का मामला है, वो अलग होता है। तो उसमें उद्धव ठाकरे ने इस बगावत के बाद में शिकायत की स्पीकर से कि इन लोगों ने हमारी पार्टी का व्हिप नहीं माना और दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे समेत जो कुल 16 विधायकों की शिकायत की गई थी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो स्पीकर साहब राहुल नार्वेकर बड़ी ही ढुलमुल तरीके से सुनवाई कर रहे थे। बीजेपी के विधायक हैं वो और स्पीकर चुने गए जब नई सरकार आई। तो उद्धव ठाकरे गए शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए, आपने तो कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाया जाए, लेकिन ये तो धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से इनका मामला चल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाल ही में जो सुनवाई हुई थी, तो उसमें बोला उनको कि हमें बताइए, शेड्यूल दीजिए कि कब तक आप इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, फैसला सुनाएंगे। तो फिर स्पीकर की ओर से कहा गया कि हमें फरवरी तक का टाइम दीजिए, क्योंकि क्या है कि वो दिवाली की छुट्टी है, फिर अभी विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र है विधानसभा का, तो फिर इस दौरान जो है काम तेजी से नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, 31 दिसंबर तक फैसला सुनाओ। 31 दिसंबर तक सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए कि कौन अयोग्य है और कौन योग्य है। तो फिर वही 31 दिसंबर को लेकर फिलहाल एकनाथ शिंदे की जान सांसत में है, तलवार उनके सिर पर लटक रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ एनसीपी का भी मामला, एनसीपी की लेजिस्लेटिव पार्टी का भी मामला स्पीकर के सामने है। बाहर चुनाव आयोग में तो चल ही रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे वाला केस, शिवसेना वाला केस इधर भी है, एनसीपी के मामले में भी है। तो उसके लिए भी तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि 31 तक शिवसेना का फैसला, 31 दिसंबर तक और 31 जनवरी तक एनसीपी का फैसला। 1 महीने आगे का टाइम दे दिया, क्योंकि 1 साल बाद बगावत हुई ना एनसीपी में, इसके लिए। तो जो भी होगा, अगले 1-2 महीने काफी दिलचस्प होंगे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और मेरी उस पर नजर बनी रहेगी और जो भी हलचल होगी मैं आप तक लेकर आऊंगा इसी YouTube चैनल 4 PM महाराष्ट्र के जरिए। तो आप जुड़े रहे इस चैनल से और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो, नया एक्सप्लेनर आए, कोई महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कोई अहम खबर, कोई चटपटा डेवलपमेंट हो, तो आपको पता चल सके। धन्यवाद।